अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। 2.25 साल से ताखीर का शिकार खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सेनेट इंतखाबात ने पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इन सेनेट इंतखाबात ने एक बार फिर पीटीआई की आला क़यादत और कारकुनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है, जिसके बाद सेनेट की 11 नशिस्तों में से ज्यादातर नशिस्तें तहरीक इंसाफ बासानी जीत सकती है। लेकिन इस स्ट्रेंथ के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की सियासी कमेटी की जानिब से एक मुआहदे के तहत अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने का हैरान कुन फैसला सामने आया है। क़यादत के इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार करते हुए अपनी क़यादत को आड़े हाथों लिया है। अपने एक ट्वीट में खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं, बल्कि इस अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था जो बंद कमरों में बंदर बांट करते और बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। इससे भी ज्यादा अहम वजह खान साहब के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार था, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना मिलाया है और ना किसी को मिलाने दिया है। यानी बात खाली सेनेट इंतखाबात पर उम्मीदवारान और उनके चुनाव की नहीं है, बल्कि दाल में कुछ काला है। अगर हम सेनेट पर नजर डालें तो इस वक्त कुल सेनेटर्स की तादाद 83 है, जिसमें से हुकूमती इत्तेहाद के पास 60 नशिस्तें हैं। कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत की नजरें सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मरकूज हैं, ताकि आइन में किसी भी किस्म की तरमीम बासानी की जा सके, जिसके लिए हुकूमत को सिर्फ 4 नशिस्तें दरकार है, जो पीटीआई की क़यादत ने मुआहदे के तहत उनको प्लेट में रखकर दे दी हैं। हालांकि पीटीआई की क़यादत चाहती तो अपोजिशन इत्तेहाद सेनेट की 2 नशिस्तों से ज्यादा नहीं जीत सकता था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त हुकूमत के 92 अराकीन, जबकि अपोजिशन के सिर्फ 28 अराकीन मौजूद हैं। वो के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन से हल्फ लिया है, लेकिन उनके इस इक़दाम ने एक और आईनी बहरान को जन्म दे दिया है। उनके इस इक़दाम ने एक नई बहस को भी छेड़ दिया है कि आया क्या पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महज एक खत के जरिए गवर्नर साहब को यह हुक्म दे भी सकते हैं या नहीं? क्या स्पीकर असेंबली की मौजूदगी में गवर्नर साहब अराकीन असेंबली से हल्फ लेने के मजाज भी हैं या नहीं है? और क्या अरकान असेंबली हल्फ असेंबली के अलावा किसी दूसरी जगह पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ये कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इन पर भी बात करेंगे। आज जो ओवरऑल पिक्चर बनेगी सेनेट इलेक्शंस में सेनेट की, उसके बाद उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने आगाज में बात की, उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, थोड़ा सा उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर माहिर कानून है, तज्जियाकार हैं, हाफिज एहसान खोकर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं खोकर साहब लीगल उससे अगर शुरू कर लूं पहले कि जो अभी हुआ है, सबसे पहले तो मुझे ओथ का बताइएगा कि जिस तरीके से ओथ हुआ है इन 25 अरकान का, कि यहाँ से खत गया रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को, वहां पे चीफ जस्टिस ने जो गवर्नर है उनको कह दिया कि आप ओथ ले लें, ओथ हो गया, ठीक ओथ हुआ। देखिए याशीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि जिस एक पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसेस के अंदर पिछले 2.5-3 साल से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के चीज़ें चलनी चाहिए वो नहीं है। जब वो नहीं है तो उसके अंदर फिर डेविएशन भी आती है, उसके अंदर जो है वो सारा आपको इसकी कन्फ्रंटेशन भी आती है। अगर पर्टिकुलरली इस चीज़ को देख लिया जाए, और वो ये है कि चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला दे देती है, और वो फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 27 जून को आया, उसके बाद स्पीकर को, गवर्नमेंट को एक लेटर लिखती है गवर्नर को कि आप इजलास बुलाएं। अब वो इजलास नहीं बुलाते, और साथ ही इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल जारी कर देता है सेक्शन 58 के नीचे, कि जिसके अंदर ये है कि जी इस तारीख को नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, स्क्रूटनी आएगी, और आज उसकी इलेक्शन डेट है कि आज उस पर आएगा। अब उसके बाद ये है कि स्पीकर भी नहीं इजलास बुला रहा, उसके बाद गवर्नमेंट भी जो KPK की वो भी काम नहीं कर रही। इस पर एक लेटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को डाल देते हैं कि जी आप अपनी इंटरवेंशन जो है करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 255(2) के नीचे है कि अगर प्रोविंस की हद तक है तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो ओथ ले, या ओथ के लिए डायरेक्शंस दे, या किसी शख्स को नॉमिनेट करे, या फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर है। और ये भी इसलिए याशमीन आया कि आपने देखा होगा कि पिछली दफा भी जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर्स का इशू आया तो गवर्नर ने कहा मैंने ओथ नहीं लेना, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक रिफ्यूजल आई, और अल्टीमेटली कोर्ट ने स्पीकर नेशनल असेंबली को कहा कि आप जाएं और आप ओथ लें, और उन्होंने जाके फिर ओथ लिया। अब इस चीज के अंदर ये है कि अब इसमें तो शक नहीं है कि कोई भी असेंबली का मेंबर आर्टिकल 65 के नीचे जाके ओथ के बगैर काम नहीं कर सकता। दो तीन बातें सर। एक तो ये कि कमाल था कि इतवार के दिन भी
इतनी स्पीड से हमने तो कभी जस्टिस इतना तेजी से इस मुल्क में डिस्पेंस होते नहीं देखा जिस स्पीड से हमने देखा कि ये सारा मामला हैंडल किया गया। दूसरा आपने 255 का सर हवाला दिया है, ये ओथ ऑफ ऑफिस के लिए मेरे सामने पड़ा हुआ है, ओथ ऑफ मेंबर्स के लिए सर बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि हाउस के अंदर नहीं मैं अब आपको इसमें बताता हूं कि ये ओथ ऑफ मेंबर है, ऑफिस नहीं, वजीर तो नहीं बन रहे थे ना। देखे ना कि अगर असेंबली का कोई मेंबर है तो वो भी तो स्पीक ऑफिस के अंदर ही जा रहा है ना, कि जिस एक सुन ले मैं थोड़ा सा आर्टिकल जो आपका 65 है वो ये कहता है कि ओथ के बगैर कोई भी असेंबली का मेंबर जो शेड्यूल 3 के अंदर है वो किसी प्रोसीडिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। अब उसके अंदर ये है कि साथ ही ये स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उस शख्स का ओथ ले और उस प्रोसेस के अंदर। लेकिन देखिए ना, इसमें ये कह रहा है कि पर्सन इलेक्टेड टू हाउस शैल नॉट सिट or vote until he has made before the house oath in the form set out in the third amendment। तो before the house कुछ नहीं हुआ ना, बुला के गवर्नर हाउस में तकरीब करके ओथ ले लिया। एक सुन ले, आपकी जो केपीके की गवर्नमेंट थी उसने एंड पे जाके एक इजलास बुलाया जो 18 तारीख को उन्होंने गवर्नर को एडवाइस की और 19 को कोरम की निशानदेही पे नहीं हुआ। अच्छा, अब कभी सुन लेना तो कभी भी इस तरह नहीं होता कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है या गवर्नमेंट का ट्रेजरी है कि इजलास बुलाए और उसको ये कहे कि मैंने जो है इसको कोरम को पॉइंट आउट करना है और उसके बाद कहें कि हम इसको 24 पे ले जाएंगे और आपको पता हो कि शेड्यूल जो है वो आपका 21 का है और उसके अलावा जो है या शेड्यूल वापस होगा या आगे जाएगा। अब ये है कि जो उसने जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर डाला है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो काम किया है वो उस सारी 10-12 दिन की प्रोसीडिंग है जिसके अंदर आया है। और जो एक तो जो बात आप करें ना कि इस तरह नहीं होता कि कोरम की निशानी, ये तो बड़ा रूटीन का प्रैक्टिस है। नहीं इस केस के अंदर मेलाफाइड है ना, इस केस के अंदर मेलाफाइड है। अब उसने वो तो नजर आ रही है थी मेलाफाइड रोकने की कोशिश की गई। नहीं तो फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है रीराइट ना करें ना। नहीं रीराइट अगर उसने चीफ जस्टिस ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके गवर्नर को किया है, आप आर्टिकल 65 नहीं देता ना सर, 65 छोड़िए। देखें ना आप यहाँ तो एक एक्सक्लूसिव एक आर्टिकल पढ़ लेंगे दूसरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो है जब आपकी रिजर्व सीट्स आई थी तो केस तो आर्टिकल 51 का था और सुप्रीम कोर्ट ने 17 पे जाकर फैसला कर दिया। तो वो आर्टिकल 55(2) के अंदर 255(2) के अंदर एक है, बिल्कुल उन्होंने इन्वोक ठीक है और अभी भी ये है कि उन्होंने पिटीशन कर दी है। लेट्स पेशावर हाई कोर्ट उसका फैसला क्या करती है। बट इस सिचुएशन के अंदर जो भी चीफ जस्टिस ने काम किया है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। राणा साहब, मैं और आप तो लीगल माइंड्स नहीं है, जाहिर है आई एम श्योर कि आपका भी लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, हम तो सर सहाफी हैं सादा से, हमें तो नहीं समझ में आ रही है। लेकिन हाफिज एहसान खोकर साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, दो अगर जो वो क्लॉजेस है उनको मिलाकर पढ़े तो जो हुआ है इसके अंदर कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इस सारे मामले को? देखिए, मैं तो सादा सा आदमी हूँ, मैं तो आपने ठीक कहा कि मेरा को तो कानून से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो सिर्फ वो लोग हैं, हमारा बच्चा अगर इशारा तोड़ दे तो हम उसकी जमानतों के लिए भाग रहे होते हैं और ये अगर क्या आइन भी तोड़ दें तो हम इनकी तरफ नहीं देख सकते। अब लतीफा ये कि काश ये फैसला स्पीकर पंजाब असेंबली ने किया होता ना तो फिर किसी कोर्ट की जरूरत नहीं थी कि वो इसके खिलाफ कोई अपोजिट फैसला दे देता। सिंध वाले ने भी किया तो तब भी हो सकता था, लेकिन ये चूंकि केपीके के स्पीकर ने किया है और अभी तो आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट बालादस्त है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के तौर पे कोई फैसला दे तो वो गैर कानूनी है, ये केपीके वाला दे तो गैर कानूनी है और अयाज सादिक दे तो बिल्कुल सब चीजें ठीक है और अगर पंजाब असेंबली का दे तब भी सब ठीक है। तो हमें मेरा ख्याल इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो ये सिस्टम है, ये निजाम है, इस निजाम में पीटीआई के लिए कहीं कोई जरा सी भी सुनवाई नहीं है और स्पेशली हमारी अदालतों में तो बिल्कुल भी नहीं है। वही अदालतें जो कल तक किसी एक शख्स को कहती हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इसने खजाना लूटा, इसने इख्तियारात से तजावुज किया, वही अदालतें फिर उसके पैरों में कहती हैं कि माही आवेगा मैं पुला नल धरती से जावांगी, ठीक है, नाले चलांगी पखियां, फिर गला होंगी गूड़ियां, फिर वो यही करते हैं। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई अगर इस निजाम में पीटीआई के लिए कोई जरा सी भी सुनवाई होती, कोई थोड़ी सी भी उनके लिए से होती, तो आज जो ये याद आ रहा है कि ये इलेक्शन प्रोसेस होना है सेनेट का, तो केपी के असेंबली तो बहुत अरसे से नामुकम्मल है।
तो तब नामुकम्मल होने में आपने सदर भी मुंतखब कर लिया, आपने चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब कर लिया, आज आपके टिड में इतने वट क्यों पड़ रहे हैं? इसलिए कि आप क्रेडिट नहीं दे रहे। मुझे तो लगा था आप क्रेडिट देंगे कि सेनेट इलेक्शन जो है वो फिर से रुका नहीं है, सेनेट मुकम्मल होने जा रही है, इतवार वाले दिन इतनी सारी कार्रवाई की गई, आपसे नाराज हो रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। नहीं, मैं खुश हो रहा हूँ, खुश हो रहे हैं, बल्कि इन्होंने एक नया रास्ता भी हमें दिखा दिया। आप जो अरबों रुपए खर्चते हैं इलेक्शन के ऊपर, तो टॉस कर ले। सीटें टॉस में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, ठीक है ना, और दे क्या नाम है अंपायर को, उसे क्या उंगली ना खड़ी करे, आप टॉस कर ले। और वो जैसे हम कहते थे चंजेजर खेलते। अच्छा सर, इसी पर आ जाते हैं थोड़ा सा। आपने कहा ना कि सिस्टम जो है वो पीटीआई को गुंजाइश देने को तैयार नहीं है, तो सर ये टॉस करके, अग्रीमेंट्स करके, मुआहिदों के तहत नशिस्तें बांट के, इमरान खान साहब से जुड़े जो मामलात है उसके ऊपर तो पीटीआई बड़ी आती है अपने से वैल्यूज और अपना वो पूरा भाषण लेकर कि हमारे बड़े प्रिंसिपल्स हैं, हमारे उसूल हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन बंदर बांट की बारी आई तो सर उनको सारे उसूल भूल गए, उन्होंने बैठ के मिल बांट लिया जैसे उनको सूट किया। तो आपको लगता है कि पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है उसको लगा कि सिस्टम में गुंजाइश नहीं है, वो गुंजाइश ही पैदा कर रही है सब कुछ करके अपने लिए? नहीं, दो चीजें। जैसे विफाकी काबीना में हमारे मोहसिन नकवी साहब किसी और कोटे में है, वाउडा साहब सेनेट में किसी और कोटे में है, इस वक्त गंडापुर साहब किसी और कोटे के वजीर आला है, ठीक है, तो वो फिर उस कोटे के मुताबिक ही सब कुछ करेंगे। और ये जो टास्क है, और ये पहले आप 5 आप ले लें, 6 हम ले लें, अब इससे ज्यादा और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा कि पीटीआई, नून लीग और जमाते पीपल्स पार्टी तीनों एक पेज पे आ गए डेमोक्रेसी की बका के लिए कि भाई 5 हमें दे दो, 6 तुम ले लो। तो इससे अंदाजा करें कि ये सिस्टम, ये निजाम और इसमें बैठे हुए जो बेनिफिशियरी हैं वो किस हद तक मतलब वो अपने निजाम की बका के लिए खड़े होते हैं। गंडापुर जो कल तक इतने दावे कर रहा था, नारे लगा रहा था, आज देख लेना वो उसने बंदरबाट भी कर ली, उसने वर्कर्स को भी शिट कॉल दे दी, उसने अपनी मर्जी भी सारी कर ली, ये सारा कुछ हो गया। चलिए सर, पीटीआई के अपने अंदर जो इश्यूज है उनकी तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन सर अगर इन प्रिंसिपल बात करें तो ये कोई अनहोना काम तो नहीं हुआ ना केपीके के अंदर? ये बलूचिस्तान असेंबली में भी पहले हो चुका है, और कुछ लोगों की ये राय है कि इतने पोलराइज सिस्टम के अंदर अगर आसानी से, खुश असलूबी से ये मामला तय पा जाए और मंडी लगाने की जरूरत ना पड़े, खरीदो फरोख्त की जरूरत ना पड़े, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ईश्वीन कि भाई खुदा का वास्ता इलेक्शन ना कराएं। हाँ, टॉस कर ये पार्टियां आपस में बैठे और बैठने के बाद पर्चियां डालें, 40 की एक पर्ची हो, 70 की एक हो, 120 की, और वो फेंक के एक उठा लें, जिसको जो पर्ची निकल आए उसको उतनी सीटें दे दें। भाई इससे रफड़ भी खत्म हो जाएगा, हमारे कौम के पैसे भी बच जाएंगे, और हमारे ताकतवरों को भी जो हर दफा उनके ऊपर बात चली जाती है जी वो यूं करते हैं, वो यूं करते हैं, वो उससे भी बच जाएंगे। देखिए कितना शानदार फार्मूला दे दिया आपको, और इस फार्मूले को तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि भाई छोड़े इलेक्शन, आप पर्चियां डालें, कुछ पे 50 लिखी हो सीटें, कुछ पे 100, किसी पे जिसके जितनी हाथ आ जाए उसे उतनी सीटें ऐसा ही एक्सक्यूज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका है कि अगर हम ये ना करते तो हॉर्स ट्रेडिंग होती। उन्हें शायद ये डर था कि हॉर्स ट्रेडिंग में उनको कहीं पैसे कम मिलते। आप क्या समझ रहे हैं, अब इससे सारे गेम में वो बेनिफिशियरी नहीं हुए। हाँ। जो लोग जिनको ये फायदे मिले हैं, हाँ। वहां से केपीके से चलता है वजीर आला, और पूरे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, और आके यहाँ पे लाहौर में एक सरमायादार के घर जाके वो एक ऐसे शख्स की तकरीर करता है के लिए करता है जो जेल में भूखा मर रहा है, और वहां पे 40 खाने देसी घी में, देसी कुकड़ और पता नहीं क्या क्या बने हुए थे, बिल्कुल ऐसा खा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। सरमायादार को अकोमोडेट करने के लिए उसने सबको लात मार के कहा कि ये सेनेटर बनेगा। तो आप क्या समझिए कि ये कोई नहीं हो रहा। माशाल्लाह पैसे की जो दुनिया में ताकत जो है और पैसा, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है आपकी, ताकत भी बिल्कुल से ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा जो भी सेनेट में इस वक्त सूरत हाल बनेगी उस पर भी खोकर साहब से उनको लेंगे, और आपकी गुफ्तगू से तो ये लगा है कि 5 अगस्त को जिस तहरीक की बात कर रहे हैं पीटीआई वाले, फिर उससे निकलना कुछ नहीं है उस तहरीक से, वो खाली बस वैसे ही बातें हैं क्योंकि खान साहब ने कह दिया और मजबूरी है। मैं बात करती हूँ इन सब इश्यूज पे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, खोकर साहब अभी इलेक्शन
हो जाना है सेनेट का, सेनेट मुकम्मल हो जाएगी, जो एक तो नक्शा बनेगा उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। दूसरा एक सवाल जाहिर लोगों के जहनों में तो आ रहा है बार बार कि एक बड़ी मजबूत गवर्नमेंट केपीके के अंदर, बड़े अच्छे नंबर्स उनके पास, क्या मजबूरी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको ये मुआहदा करना पड़ा? क्या वजूहात कुछ हुई हैं जो इसार राना साहब ने बयान की हैं? लीडरशिप कहीं ना कहीं उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही है, या कोई और भी वजूहात आप समझते हैं? तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर चीफ मिनिस्टर की हद तक भी ये बात की जा रही है कि जी चीफ मिनिस्टर जो है उसकी कंप्रोमाइजिंग पोजीशंस है या जिस तरह के उसके एक्शंस हैं, तो फिर आप उससे नीचे वाला तो फिर देख लें ना कि किस लेवल तक चीज़ें जाएंगी। फिर उनके मिनिस्टर्स हैं, फिर उनकी पॉलिटिकल कमेटी है, फिर उसके बाद जो है जाके जो है उनके जो ऑफिस बैरियर्स आते हैं उन इलाकों के अंदर जो है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि केपीके के अंदर सेनेट्स का इलेक्शन जो है ये हमेशा से एक इस तरह के सिम्टम्स इसके अंदर रहे हैं। चाहे पीटीआई को तो 2013 से आई है ना, इन्होंने भी इतने भुगताए हैं उसके अंदर, और हर दफा ये दोनों की जगह इसके अंदर है। चाहे उसके पहले एएनपी की गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो इसका एमएमए की थी, ये एक इशू वहां पे है। इनका इशू इसलिए ज्यादा आ गया है कि चूंकि बुनियादी तौर पे ये समझते ये हैं कि हम बड़ा ट्रांसपेरेंट हैं, हम बड़ा पार्टी वर्कर्स पे बिलीव करते हैं और हमारे अंदर जो है वो किसी तरह की करप्शन है ही नहीं है। और आपने देखा कि जब भी सेनेट के इलेक्शंस आते हैं, जो इनके लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपको याद होगा कि पिछली दफा इन्वेस्टिगेशंस भी बिठाई, एफिडेविट्स भी चेक किए गए, वो पैसे भी आपके सामने आए, और अभी भी इस तरह है चूंकि वो एक सारे सिम्टम्स हैं, उसी प्रोसेस के अंदर ये सारे हैं। और यहां पे भी जाके आप ये देखें ना कि अगर ये आज 5 सीट्स पर ही बात की गई ऑपोजिशन को, अगर ये फैसला पहले दिन से ही ठीक कर लिया जाता, इवन रिजर्व सीट्स के ऊपर भी एसआईसी को गलत एक प्रॉक्सी के तौर पे यूज करना, अपने आप को न करना, अपने इलेक्शंस को टाइम पे न कराना, वो है वो अपने खाने खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, किन किन लोगों कर रहे हैं, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो जेल के अंदर है, और इवन वहां तक ये भी बात है यार क्लियर तो करें कि है कौन है उस चीज के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ यास्मीन के इन सारी सिचुएशंस के अंदर जो था ना, ये मूवमेंट आगे जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस ना लीडरशिप है, ना लीडरशिप का ट्रिकल डाउन है, एक क्रिज्मा है, और वो क्रिज्मा जो है वो किस हद तक आगे चलता है वो लेकर तो चलना लीडिंग। आप पंजाब के अंदर देख लें किस हद तक आप ये समझें कि एजिटेशन का आपको मूड नजर आता है, बलोचिस्तान के अंदर आप देख लें, सिंध के अंदर देख लें, इनकी गवर्नमेंट जो है केपीके के अंदर देख लें। मैं ये समझता हूं कि अगर आज 1 या 2 सीट्स जो हैं, अगर ऑपोजिशन वाली साइड्स के लोग या इंडिपेंडेंट लोग जो भी अभी इसके अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर उन्होंने जिस तरह आप ट्रैक देखें ना कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाए तो वो आपके सिम्टम से पहले आपको पूछता है कि जी आप ये बताएं, हिस्ट्री है कि आपके दादा को जो था या आपके वालिद साहब को शुगर, ब्लड प्रेशर, ये नहीं है। अगर केपीके असेंबली की हिस्ट्री देखें तो सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर 2-3 लोग जो हैं या 1-2 कम से कम जो हैं वो हर दफा ऐसे आ जाते हैं कि जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, और वो अमूमन उन लोगों की तरफ से आते हैं कि जो अट्रेरी वाली साइड से आते हैं। तो अभी भी वो चीज अगर ये आई कि अगर ये 5 से 6 चले गए या 7 से चले गए तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सेटबैक आएगा, और वो सेटबैक जो है कि शायद जो है चीफ मिनिस्टर जो है उसे फिर कहना पड़ा जाए कि जी अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है असेंबली के अंदर और ये सिचुएशन हुई है तो आप आर्टिकल 130 के नीचे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेगा या उसकी वो फिगर जो है जो 73 या 74 का पूरा नहीं होगा, तो फिर आप ये देखिएगा कि या नया लीडर ऑफ द हाउस आएगा या इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर यास्मीन पीटीआई एक साइड पे है, और जो पीटीआई के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं वो इसके बेनिफिशियरी भी हैं, वो एडवांटेजेस भी ले रहे हैं, और अगर वो इससे आउट भी होते हैं तो उन्हें मेरा ख्याल है इस चीज का कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही उस चीज के अंदर ये है कि वापस आने की तो एक नई डायमेंशन जो है वो दिखाई है इसार राना साहब, क्योंकि मुझे तो लगा था कि दिस इज डन एंड डस्टेड, सॉर्टेड है, इसके ऊपर तो अब क्या डिबेट करनी है। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, वेरी राइटली सेड बाय हिम, कि अगर शाम को नतीजा कुछ और हो जाता है, जो 5 अग्री की हैं ऑपोजिशन ने और गवर्नमेंट ने कि उनको मिलेंगी 5 नशिस्तें, ऑपोजिशन वालों को 5 के बजाय 6 हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं, तो ये क्या आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि कुछ सीटें जाहिर है इलेक्शन तो हो रहा है। अब ये खुर्रम ज़िशान वाली नशिस्त को आप देख लें कि वो ये कह रहे हैं कि भले कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं अपने जो पेपर्स हैं वापस नहीं लूंगा। तो इलेक्शन तो सर हो रहा है ना, वोट तो पड़ेगा। नहीं, वोट तो पड़ेगा, और ये बात भी ठीक है कि केपीके में कुछ लोग ऐसे हमेशा ही आते हैं, लेकिन वो खाली केपीके में तो नहीं आते, वो तो पूरे पाकिस्तान की हर असेंबली में है। हाँ। क्या सिंध हाउस में रेवड़ के रेवड़ नहीं बिके? जाके हर क्रूकर ने अपनी गोली नहीं लगवाई, वो कौमी असेंबली का हो या कहीं का भी हो? क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है?
कि सिंध असेंबली, सिंध हाउस के अंदर जिस तरह लोगों के जमीन खरीदे गए। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर जब वो JUI के एक रुकन ने 26वीं तरमीम के हक में के किसके फैसला हक में वो दिया वोट, तो उससे जब बात पूछ हुई तो उन्होंने कहा जी आप बात सुने, मैं पैसे लगा के मैं रुकन बना हूँ, आपकी सीट टिकट पे नहीं बना, ये ना आपने जितवाया, लिहाजा मुझसे आप कोई बात ना करें। ये तो पाकिस्तान का कल्चर है, जमीर फरोश लोग जो हैं। अगर बाज़मीर हो ये पार्लियामेंट, तो ये कैसे मुमकिन है कि इस पार्लियामेंट के अंदर शुगर माफिया, आटा माफिया, घी माफिया, चीनी माफिया बैठे हों? यह कैसे ये मुमकिन है कि अगर कोई बाज़मीर लोग बैठे हों तो उनके नीचे जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं और वो अपनी तनख्वाहें 168% तक बढ़ा लें? अब तो ये भी कर लें कि हम छुट्टियां करेंगे तो उसके भी पैसे पूरे लेंगे। तो ये सारा निजाम, ये सब कुछ जो है एक अमीरों का, एक एलीट क्लास का खेल है। उसमें कभी नवाज शरीफ बुरा होता है और वो जेल में होता है, कभी जरदारी बुरा होता है तो वो जेल में होता है, कभी इमरान होता है, लेकिन जो ऊपर खेलने वाले होते हैं उन्हें इससे परवाह नहीं होती कि कौन सा मोहरा मर रहा है या सिस्टम फौत हो गया या तबाह हो गया, उन्होंने खेल खेलना होता है। अब यहाँ पे KP असेंबली में जो कुछ भी माजी में हुआ या अब हो रहा है वो काबिल शर्म है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिजाइन इस तरह सब कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन राणा साहब आप जाहिर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई सर आपके जराए क्या बताते हैं आपको? ये हमें जो बार बार एक बात कही जाती है, मैं तो अब कहती हूँ PTI वाले चूरन बेचते हैं माजरत के साथ के खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर ये बात पूछेंगे तो फिर इसका फैसला बताएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन से पहले पिछले हफ्ते दोनों दिनों में ऐसा नहीं कोई भी दोनों दिनों में से मुलाकात का दिन था जिसमें कोई मुलाकात ना हुई हो, मुलाकात हुई है। ये जो लोग सामने आए हैं, फहरिस्त सामने आई है, जो नाम सामने आए, इन प्रिंसिपल ये जो फैसला सामने आया है कि आप अग्री करके नशिस्तें बांट लें, आपको लगता है खान साहब का इन फैसलों के अंदर कोई हिस्सा है या ये खुद ही कर लिया? देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, वो ना एक शेर है, मैंने कहा जरा थोड़ा आपको आपके प्रोग्राम में जरा थोड़ी चाशनी आ जाएगी। वो कहता है उधरता चांद सितारों के दरमियां तन्हा, इधर में इतने भरे शहर में अकेला था। खान अकेला है, उसके इर्द गिर्द ये सारे लुटेरे बैठे हुए हैं, सिस्टम के बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या खान के कहने के ऊपर चलना है, ये टकराव करना है, ये खड़े होना, ये अपने पैरों में खड़ा होना दूर की बात है, ये इन्हें अगर आज इशारा हो तो ये लेट जाए जमीन पे। तो खान का ये छोड़ दें कि वो खान से मुलाकात, कहा तो ये भी जा रहा है कि जो खान साहब को से मुलाकात हुई अब बैरिस्टर सैफ ने की और वो जो लिस्ट लेके गए थे, खान साहब ने जिसको अप्रूव किया, बाहर आके वो लिस्ट चेंज हो गई थी। बिल्कुल कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब खान क्या वहां से किसी को फोन कर सकता है कि ये क्या हो रहा है भाई, ये लिस्ट कौन सी है, ये मैंने नहीं अप्रूव की, तब तक तो चिड़िया खेत चुग गई होंगी। ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला है, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मुकाबला है, वही अपने अंदर बैठे हुए ब्रूटसों से भी मुकाबला है। बिल्कुल है। और वो इस टाइम वो अकेला ये सारी जंग लड़ रहे हैं। तो ये यानी कि सिस्टम का PTI के जो लोग सर बाहर हैं, यानी कि फिर वो सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल इस वक्त आपको नजर आते हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी बड़ा, they are the major beneficiary, they are the major beneficiary of this system। तो यार ये JUI की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और फला कमेटी और उसके पैसे, TA, DA, गाड़ियां, क्या नहीं मिल रहा उनको। सर वो कहते हैं हुकूमत का सर ऑपोजिशन में है और धड़ हुकूमत कर रहा है। ये बड़ा दिलचस्प तज्जिया जो आया है JUI की तरफ से, मौलाना की तरफ से, तो आप इससे एग्री कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और मौलाना साहब की इसलिए मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि जितना बारीकी से वो जुर्म करते हैं उनसे कोई जुर्म छुप नहीं सकता। लिहाजा मौलाना साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी वो दी है, वो इतने करू हैं कि वो उन्हें अगर आपको बंजर जमीन भी देना तो अपनी मर्जी के उसमें दरख्त उगा लेंगे। तो मौलाना अगर ये कह रहे हैं तो फिर बात ठीक ही है। और ये नजर भी आ रहा है, ये गोहर बैरिस्टर गोहर टाई बांध के जो खड़े होते हैं, अगर इमरान खान हो तो ये 10वीं 12वीं 15वीं नशिस्त में भी नजर ना आए रो में। ऐसा ही है, ठीक है। हाँ। ये आज जो हीरो बने हुए हैं सलमान अकरम राजा, अगर इमरान खान हो, उनकी अपनी असल टीम हो, तो सलमान अकरम राजा को तो शायद कमरे में भी बैठने की जगह ना मिले, तो वो क्यों जाएंगे इमरान खान बाहर है। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी, कुछ ब्रीफ कमेंट तो कर दे वरना ब्रेक से वापस आके। नहीं, मैं देखे ना, एक चीज ये है कि आप सिर्फ ये ब्लेम कर रहे हैं, या सारी जो एक्सरसाइज आ रही है कि ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, उसको नॉमिनेट किसने किया है?
जिस शख्स ने नॉमिनेट किया है उसका नाम है इमरान खान। सुन ले मेरा ख्याल है इमरान खान ने अगर नॉमिनेट किया है बैरिस्टर गौहर को तो उसे नहीं पता होना चाहिए कि बैरिस्टर गौहर की कॉम्पिटेंसी क्या है या बैरिस्टर गौहर की स्टैंडिंग क्या है। अगर उन्होंने नॉमिनेट जो है सलमान को किया है उन्हें नहीं पता होना चाहिए, या अभी उन्होंने जो अच्छा अब उसके बाद अगर गंडापुर साहब को उन्हें नहीं पता कि गंडापुर है कौन है, स्टैंडिंग क्या है, खड़ा होगा, पॉलिटिकल विजडम जो है, या मैं एक चीज मैं ये समझें कि सिर्फ इस चीज के एक्सक्लूड कर देना कि जी सिर्फ वो एक डटा हुआ है। अगर वो एक डटा हुआ है तो सबसे बड़ा लीडर का काम ये होता है कि अपनी अच्छी टीम तो सिलेक्ट करे ना, चाहे अंदर है या बाहर है। गवर्नमेंट के अंदर भी आप टीम देख रहे हैं ना, पंजाब का चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं, और अभी भी जो लाहौर के अंदर है या इधर भी जो उनकी भी अभी लॉयल्टी के ऊपर अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि मेरे साथ मुझे ब्रेक लेनी है। जी राम साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा जो भी अजान साहब कह रहे हैं ना, देखिए यही पाकिस्तान का अलमिया है। नवाज शरीफ ने 3 आर्मी चीफ अपनी मर्जी से रखे इधर उधर करके, जो और तीनों ने उनको निकाल दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सुपरसीड किया ज़ियाउल-हक को और रखा ज़ियाउल-हक ने जो उनके साथ किया वो देख लें। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई फारूक लगारी को सदर बनाया, फारूक लगारी ने उन्हें निकाल दिया। ये इक्तिदार की खेल बहुत जालिम होती है, इसमें तश्तरी में अपने भाइयों की जो गर्दन है वो रखवा के पेश की जाती है। ये तो और ये माजी भी है, ये खाली पाकिस्तान की सियासत नहीं। आप पुराने बादशाह तो उन निजामों में चले जाइए, हिस्ट्री को पढ़ें, यही कुछ होता रहा है। इक्तिदार की मुझे ब्रेक लेनी है। एक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर एक पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है अपने एडवाइजर्स का आना चाहिए। और ये जरूरी है, लेकिन जो बात अभी राना साहब ने मिसालें दी, इसका मतलब इस मुल्क में किसी सियासतदान लीडर के पास पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है। नहीं, वो तो वीजा वर्स गवर्नमेंट और पावर का इशू है ना, तो वो एक इशू है। चले मुझे एक ब्रेक लेनी, म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जहां हम बात करें सेनेट इलेक्शंस और जो कुछ हुआ है उनके इर्द गिर्द, साथ ही साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले हाफिज साहब बात की जो मूवमेंट है उसके हवाले से भी आपने कहा कि ये जो कुछ हो रहे हैं मामला, क्या मूवमेंट भूल जाए मूवमेंट भूल जाए ना। उसकी वजह ये है कि जब सारे खाना पूरी तो करनी पड़ेगी ना, उनकी मजबूरी भी तो है ना। खान साहब की कॉल आ गई है, ट्वीट आ गई है। खाना पूरी जो है वो आपको नजर नहीं आ रही कि खाना पूरी ये है। अगर कोई किसी से ये कहे कि जी इमरान खान ने ये कहा हो कि आपने ये सेनेट का इलेक्शन जो है केपीके का वो कंप्रोमाइज करके करना है, 6 आपने लेनी है, 5 आपने लेनी है, ये कोई यकीन करेगा? नहीं है। इस तरह हो सकता है ना। किस तरह है कि आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स जो हैं उन्हें आप स्पेस या अपॉर्चुनिटी दें कि जी आप आए और हमारे साथ करें और बंदा अंदर है जी। यहाँ तो ये होता है ना कि एज ए लीडर वो बाहर होते हैं और वो चीजें आती हैं तो समझ के अंदर आती है। फिर उसके बाद दूसरा ये, अच्छा फिर दूसरा उसके अंदर ये है कि क्या जो लिस्ट आई है, अब ये तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान को ये कहा गया हो कि जी 6 को फाइनल करें। भी 11 सीट से 11 की लिस्ट आनी चाहिए ना, कि अगर आनी चाहिए तो 11 की आनी चाहिए कि जी 11 ये है, ये रिजर्व्स हैं, ये फलाना है। एक जो है वो सानिया निश्तर छोड़ गई है, कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान को ये कहा गया हो कि जी ये 6 जो है ये सिर्फ यही है और बाकी 5 हमने उधर दे दी हैं और बाकी अल्लाह खैर करे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फेलियर जो है वो आपको इसके अंदर नजर आएगा। तो सर आपको पता नहीं, आप मुझसे ज्यादा वैसे वेल इन्फॉर्म्ड है, उसमें तो बड़ी बहस है ना कि इमरान खान की लिस्ट है कि बैरिस्टर सैफ की लिस्ट है, क्या पता खान साहब ने कौन सी लिस्ट दी, कौन सी लिस्ट पब्लिक की गई है। ये है कि इमरान के पास जो था, खान साहब के पास जो था, सैफ के अलावा भी तो ऑप्शंस है ना। उनकी बहनें नहीं गई वहां के ऊपर। यहाँ जो सेनेट का इलेक्शन जो था ये तो अनाउंस हुआ है आपका 4 को, गवर्नमेंट को भी ना ये कंफ्यूजन सूट करती है, जिससे मुलाकातों को स्ट्रीमलाइन नहीं होने देते। गवर्नमेंट को तो हर वो चीज सूट करती है कि जिससे गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट को, जिससे वो खुद को स्ट्रेंथन करे। जिस तरह आपने कहा कि उनको 2/3 मेजोरिटी भी आ रही है जो ऑलरेडी नेशनल असेंबली में मिल गई है, सेनेट के अंदर उनकी जो आ रही है उसके अंदर। और दूसरा बार बार मौलाना साहब से कहना कि पावर है, नाम किसका है, पॉलिटिक्स किसका नाम है। पॉलिटिक्स अगर तो मोरालिटी का नाम है तो फिर वो पॉलिटिक्स दुनिया में कहीं नहीं है, चाहे वो अमेरिका ले लें या ये लें। एक सिम्टम्स उसके अंदर होता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो सारी की सारी इस बुनियाद पे नहीं आती कि हमने पार्स के अंदर आना है। अगर ये मौलाना वाला इतना सिम्टम्स था तो पीटीआई जो है वो क्यों मौलाना के घर गई और उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी, 26वीं आनी नहीं शाश्मीन, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करती है तो पावर के लिए सियासत करती है। उसके अंदर कुछ मोरालिटी होती है, कुछ हार्ड हिट्स होती है, लेकिन ये है कि जीरक वही होता है कि जो उस टाइम को सियासत के अंदर और अपॉर्चुनिटी को ट्रांसलेट करे
और उसके बाद जो है एक ऐसे वे फॉरवर्ड की तरफ जाए कि जिससे वो समझे कि मैं पावर के अंदर आके अपनी सिस्टम। सर 5 अगस्त को क्या होना है? एक तो ये कि एक सवाल ये भी बार बार अब किया जा रहा है कि क्या मामलात हैं, कुछ है कहीं पे कोई चक्कर ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रैलीज वगैरह भी हम देख रहे हैं कि हो रही हैं और उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा रैलीज करते हुए जितना हम पहले हमें खबरें मिला करती थी कि करना पड़ रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि हमारी तहरीक जो है वो एक ऑन गोइंग तहरीक है, 5 को वो पीक कर जाएगी। तो सर क्या होगा 5 अगस्त को? कुछ नहीं होगा। 5 अगस्त को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या मैं उनके पास कोई स्ट्रीट पार तो है नहीं उनके पास। और पंजाब में जितना खौफ 9 मई के बाद फैला वो लोगों के दिमाग से अभी तक नहीं निकल सका। इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई और वजूहात है? वो तो 8 फरवरी को नजर आ गई थी मकबूलियत तो। तमाम का जबर और लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे इमरान खान के लिए, लेकिन लोग सड़कों पे एहतिजाज के लिए इसलिए नहीं निकलेंगे कि पिछली दफा उन्होंने अपने घर बेच के अपने बच्चों की जमानतें करवाई। सर उनके बच्चों के आने से या बच्चे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे वो भी आपको पता है कि एक बहस है, उनके आने से आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? क्या पीटीआई या जो कुछ सिंसियर एलिमेंट्स है पीटीआई के वो बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, ये क्या माजरा है? नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि बहुत पीटीआई की एक अच्छी मूवमेंट बन गई थी तहरीक के हवाले से, और गंडापुर ने वो यहाँ आके उस तहरीक के बारे में से हवा निकाल दी 90 दिन का कहते। तो वो जो एक मोमेंटम बन रहा था उसने एंड मौके पे वो मोमेंटम का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी चीज ये है कि हम 2 चीजों को इकट्ठा मिला रहे हैं कि जो कासिम सुलेमान आ रहे हैं वो कोई पीटीआई की तहरीक का हिस्सा बनने आ रहे हैं। भाई वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं। वो उन दोनों के बाप जेल में है और अपने बाप के लिए वो बाहर निकल रहे हैं। उसका पीटीआई की पॉलिटिकल तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके साथ 15 के 20 पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, कांग्रेसमैन आ रहे हैं, तो उनके साथ 40-50 जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, पूरी दुनिया का मीडिया है, वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बता दूं जी, आलिया हमजा, एक यशविन सुन लीजिएगा जी जी, इस तहरीक का 5 अगस्त ये भी एक कंफ्यूजन है कि ये 5 को खत्म हो जाएगी। नहीं, वो कह रहे 5 तक हम इस मोमेंटम को, इमरान खान ने कहा 5 तक इस मोमेंटम को बहुत ऊपर लेके जाएं जी, फिर नए को बात करेंगे। मीडिया इसको पूरी तरह पिक नहीं कर पा रहा। ये जो 5 अगस्त की डेट है ये कोई आखिरी डेट नहीं कि इसके बाद आप नहीं आगाह नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने भी इसलिए यही सवाल किया था कि वो कह रहे पीक करेगी 5 अगस्त को हमारी मूवमेंट। बिल्कुल सर, लेकिन वक्त मेरे पास अब खत्म हो रहा है, वरना मैं मजीद आपसे इस पे जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। हाफिज एहसान खोखर साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखते हैं कि अब जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद क्या नक्शा बनता है, हाफिज साहब के जो खदशात हैं वो सही साबित होते हैं कि नहीं होते। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।